गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की उन क्वेश्चनों की जो हर साल आते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके 70 नंबर पक्का है कि इस बार 70 में 70 आपके आ जाएंगे। बस इन प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है, इन प्रश्नों को आपको हर हाल में तैयार करना है। अगर मेरे समझाने के बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई कुछ होता है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 78867880960882 पर अपनी प्रॉब्लम को लिख करके मुझको भेज सकते हैं। और अब तक जो भी व्यक्ति मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए वो इसी नंबर पे अपना नेम और क्लास दोनों लिख करके भेज देंगे। मैं आपको उस ग्रुप में जा करके ज्वाइन कर दूंगा। उस ग्रुप में आपको बोर्ड के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती रहती हैं जो यूट्यूब में मैं नहीं दे पाता हूं, वीडियो नहीं बना पाता हूं समय ना होने के कारण, तो उनको मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूं। तो ये रही बात। अब बात करते हैं बेटा कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमको तैयार करने हैं। तो आज हम इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। जिनमें से देखिए बेटा पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा व्हाट डिस्टेंस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 450 वोल्ट पर मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलम्स। बोला गया है कि आप बता दीजिए इंटेंसिटी, डिस्टेंस आपको बताना है कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है आपकी 450 वोल्ट पर मीटर। तो आपको बताना है कि वो पॉइंट जो है कितनी दूर है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये आपसे पूछा गया है। तो इस सवाल में देखिए बेटा, मान लिया कि ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज Q है जो कि आपको दिया गया है 5 × 10⁻⁸ कूलम, और आपसे पूछा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है बेटा 450 है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E वो आपको दिया गया है 450 वोल्ट पर मीटर। तो आपको बताना है बेटा डिस्टेंस कि ये चार्ज कितनी दूरी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड से रखा हुआ है, ये आपसे पूछा गया। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है बेटा, E = होता है KQ/R²। KQ/R² होता है बेटा। अब हमको ये भी पता है कि जो आपके पास K होता है, जो आपके पास क्या होता है बेटा K, वो होता है 1/4πε0। तो K की जगह अगर मैं 4πε0 रखूं तो क्या E = आपके पास बेटा हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये आपके पास फार्मूला बनेगा। अब आपको R निकालना है, तो अब देखिए यहाँ से E आपको बोला गया है 450 वोल्ट, तो मैं E की जगह रख देता हूँ बोलो 450 वोल्ट बराबर 1/4πε0 जो होता है 1/4πε0 वो होता है 9 × 10⁹ जिनको नहीं पता वो इसकी वैल्यू को याद रख लें बेटा। 1/4πε0 आपका इक्वल किसके होता है 9 × 10⁹ कितनी, यहाँ मैंने रख दिया बेटा 9 × 10⁹। क्यों आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 × 10⁻⁸ है, तो यहाँ रख दिया 5 × 10⁻⁸। R² को फाइंड करना, तो इसको R² रहने दिया। अब इसमें से क्या किया बेटा, R² को उधर ले चलते हैं, बाकी चीजों को एक तरफ ले आते हैं। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेटा 45 इंटू, यहाँ पे आप 10⁹ को 10⁻⁻6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 10 डिवाइड बाई बेटा हो जाएगा 450। जब इसको आप आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो कि बेटा आपका R² बराबर बन जाएगा 450 डिवाइड बाई 450। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो R² = आ जाएगा 1, तो R = आ जाएगा बेटा 1 मीटर। कितना आ जाएगा बेटा 1 मीटर। तो आपका जो पॉइंट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितनी डिस्टेंस पे रखा है कि जो उसकी इंटेंसिटी है वो 450 होनी चाहिए, तो आपको बोला गया है 1 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा 1 मीटर। यही आपका इसका आंसर है। इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। जो आपको पहला क्वेश्चन बोला गया है कि एट व्हाट डिस्टेंस द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 450 वोल्ट पर मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁸ कूलम्स। ये आपका पहला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ, द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस ऑन द अर्थ आर इक्वल। बोला गया है कि किसी सर्टेन प्लेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट उसके दोनों के इक्वल हैं। तो आपको बताना है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट
इज 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। उसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो कितना है बेटा 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर है। तो देन व्हाट विल बी द टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, ये पूछा गया है। चलिए बेटा इसको भी देखिए, थोड़ा सॉल्व करते हैं कैसे क्या होगा। इसमें सबसे पहले जो बोला है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। उसने बोला है बेटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। अब हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का उसको BH से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BH बराबर जो आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट होता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का वो बेटा VB से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मैंने VB लिख दिया। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो होता है बेटा वो होता है B cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है V sin थीटा मैंने रख दिया। तो यहाँ से B से B बेटा आपका क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा cos थीटा डिवाइड बाई बेटा आ जाएगा इधर sin थीटा। अब अगर मैंने इस sin थीटा को एक तरफ ले आते हैं तो क्या बेटा इसको मैं लिख सकता हूँ sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू 1। अब ये sin थीटा और cos थीटा जो होता है बेटा होता है tan थीटा, तो यहाँ से हो गया tan थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर आपके पास आ गया बेटा यहाँ से 45 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 45 डिग्री आ गया। थीटा जो हमारे पास आया वो आ गया 45 डिग्री। अब देखिए सवाल में आगे बोला गया है कि जो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो आपके पास है 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका मतलब बेटा BH आपको दिया गया है 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया गया। और हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता कितना है बेटा हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है B cos थीटा के इक्वल। किसके बराबर होता है बेटा, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट की जगह मैं लिख देता हूँ B cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0.3 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब हमको पता है थीटा आपके पास 45 है, तो थीटा इक्वल टू 45 पुट कर दीजिए। थीटा इक्वल टू 45, तो क्या यहाँ से बेटा B cos 45 इक्वल टू बन जाएगा 0.3 इंटू 10⁻⁴ बेटा। अब यहाँ से जब आपको ये बन जाएगा तो इसको cos 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2, कितनी होती है 1/√2 रख दिया इक्वल टू इधर हो गया 0.3 इंटू 10⁻⁴। अब जब आप इसको सही सॉल्व करेंगे तो B इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴, कितना हो जाएगा बेटा 10⁻⁻। अब हमको पता है √2 की वैल्यू होती है 1.14 होती है इंटू 0.3 इंटू बेटा 10⁻⁻⁴। अब इसको हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड B हो गया वो कितना आ गया बेटा आपके पास 4.3 इंटू 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। वो कितना आ गया बेटा B इक्वल टू जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो आ गई आपके पास 4.3 इंटू 10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वायर। कितनी आ गई बेटा 4.3 इंटू 10⁻⁵ वेबर मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि इसमें को लेकर के आपके सामने कोई डाउट नहीं होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिए किस तरह से करना है भाई। जो सवाल में बोला सबसे पहले मैंने वो काम कर लिया। सवाल में बोला है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इक्वल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक की, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया। फिर हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हम BS से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल को VB से, दोनों रिप्रेजेंट कर दिया। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है V cos थीटा और वर्टिकल होता है V sin थीटा, दोनों इक्वल है। दोनों को की मदद से मैंने बेटा क्या निकाल लिया थीटा निकाल लिया। अब मैंने हॉरिजेंटल कंपोनेंट की भी हमको वैल्यू दी गई है कि वो है 0.3 इंटू 10⁻⁴, और मैंने हॉरिजेंटल कंपोनेंट का वैल्यू रख दिया, तो यहाँ से B निकल आया। और B ही आपका क्या होता है बेटा टोटल इंटेंसिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। क्या होती है B बेटा टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं आपसे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द फार्मूला En इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोला गया है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द फार्मूला, उसकी एनर्जी का फार्मूला दिया गया। तो आपको दो चीजें फाइंड करना है। पहला आपको फाइंड करना है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम। पहला क्या फाइंड करना बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और दूसरा जो आपको फाइंड करना है वो फाइंड करना है बेटा वेव लेंथ ऑफ
बाल्मर लाइन की, किसकी बेटा, बीटा लाइन बताना है, वो भी किसमें, बाल्मर सीरीज की। जो बाल्मर सीरीज होगी उसका बीटा लाइन के विषय में आपको बताना है, उसकी वेव लेंथ कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, HW है, इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करके, और इसका जो भी आंसर आएगा, इसका जो भी क्या आएगा बेटा आंसर, उसको आपको मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना है। इसको आपको इस आंसर को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है, ताकि मैं उसको आपको चेक करके बताऊं वो सही है गलत है। और डायरेक्ट आंसर आप मेरे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख देंगे अगर आपको डायरेक्ट आ गया। और इसका सोल्यूशन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी स्क्रीनशॉट लेंगे और उसको मेरे पास भेज देंगे। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन, ये तो आपका होमवर्क की बात हो गई। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक मिनट बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर आर 20 माइक्रोफैराडे एंड 30 माइक्रोफैराडे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। आपको बोला गया है कि दो कैपेसिटर हैं जिनको हमने किसमें ज्वाइन किया बेटा, हमने उनको सीरीज में जोड़ा है। उनको किस में जोड़ा है बेटा, सीरीज में जोड़ा है। तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बता देना है। आपको क्या बताना है बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बताना है। तो देखिए ध्यान से बेटा इस सवाल को, अब देखिए दो है, तो जो पहला आपका कैपेसिटेंस उसको मैं C1 मान लेता हूं। तो C1 बराबर बेटा आपको दिया है 20 माइक्रोफैराडे, और जो दूसरा वाला है उसको मैं C2 मान लेता हूं। C2 बराबर दिया है आपके पास बेटा 30 माइक्रोफैराडे। बोला गया है दोनों को सीरीज में जोड़ा गया है, मतलब इस तरह से आपको जोड़ा गया है दोनों को। ओके, दोनों आपकी सीरीज में है, ये C1 है, ये C2। तो अगर आपके दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उनका जो नेट कैपेसिटेंस होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, वो होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये होता है बेटा जहां C आपका क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है। तो आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है, आपसे क्या पूछा बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 की जगह रख दूंगा 20 और C2 की जगह रख दूंगा बेटा 30। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनके बीच का एलसीएम आ जाएगा बेटा कितना, 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा बेटा 3, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/C। यहाँ से 1/C बराबर हो जाएगा 5/60। इसको लिख जा सकता है C इक्वल टू 60/5। तो यहाँ से C बराबर आपके पास आ जाएगा 12 माइक्रोफैराडे। कितना आ जाएगा बेटा, 12 माइक्रोफैराडे हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 12 माइक्रोफैराडे। तो ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। ये आपका क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया। तो इस बात को याद रखिए कि अगर आपके कंडक्टेंस दिया और उसको सीरीज में जोड़ा है तो ये फार्मूला लगेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। और अगर यही बेटा पैरेलल में होते, यही जो कंडक्टेंस है वो किस में होते बेटा, पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए फार्मूला लगता है C बराबर C1 प्लस C2। क्या लगता है बेटा, C1/C2। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी इजी सवाल है। अगर कंडक्टेंस को उसने सीरीज में जोड़ा है तो उसका जो नेट होता है वो होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आगे होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी, आपको इंडक्टेंस दिया है, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों बेटा सीरीज में कनेक्टेड है। तो मैंने दोनों को देखिए सीरीज में यहाँ पे आपको कनेक्ट कर लिया है। एक बेटा आपका इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में लग गए। फिर उसने बोला है आपसे आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया है, V इक्वल टू आपको दिया गया है 10 साइन 400t। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 साइन 400t। ये मैंने सर्किट बना दिया कि दोनों को मैंने किस में जोड़ दिया है बेटा, सीरीज में जोड़ दिया है। एक में L है और एक में R है। अब देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या क्या कह रहा है बेटा। इसमें बोला गया है सबसे पहले बेटा कि आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस बता देना है। क्या बता देना है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बताना है। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस बताना है। क्या बताना है बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बताना है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, देखना ध्यान से। हमको पता है कि जो आपके पास L है, क्या बेटा L, वो आपको दिया गया है 0.1 हेनरी, और जो R है बेटा वो आपको दिया गया है 30, कितना दिया गया बेटा R, एक मिनट, R हमको दिया गया है 30 ओम। ओके, R हमको कितना दिया गया बेटा, 30 ओम दिया गया है। तो यहाँ पे रख दिया 30 ओम। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ इंडक्टिव इंडक्टेंस। सबसे पहला पार्ट आपसे जो पूछा गया है यहाँ पे साफ साफ देखिए, पूछा है आपसे इंडक्टिव रिएक्टेंस बता दीजिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस बता दीजिए। तो एक्टिव रिएक्टेंस को हम बेटा लिख लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस।
जो होता है एक्सएल, हमको पता है बेटा एक्सएल बराबर होता है आपके पास बेटा ओमेगा एल। कितना होता है बेटा ओमेगा एल। अब यहाँ पे ओमेगा ये होता है बेटा, जैसे v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म होती है, तो जब कंपेयर करोगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 400 आ जाएगा। ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 400, तो यहाँ पे रख दिया मैंने 400 बेटा। और जो आपका इंडक्टेंस है वो है 0.1 हेनरी, तो यहाँ पे मैंने रख दिया बेटा 0.1 हेनरी। तो एक्सएल बराबर आ गया आपके पास भैया 40 ओम। कितना आ गया बेटा 40 आ गया, 40 ओम आ गया। एक्सएल बराबर कितना आ गया बेटा 40 ओम आ गया आपके पास। क्या आ गया बेटा 40 आ गया। ये आपके पास हो गया पहला सवाल इंडक्टिव रिएक्टेंस का। किसका हो गया बेटा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का। दूसरा सवाल आपसे इसी में पूछा गया है कि आपको हमको फाइंड आउट करके बताना है। इसी में दूसरा आपसे क्या पूछा गया है कि आप हमको इसमें फाइंड करके बता दीजिए इम्पेंडेंस। क्या बता दीजिए बेटा इम्पेंडेंस क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए बेटा इम्पेंडेंस का फार्मूला क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं बेटा। ये दूसरा पार्ट है जिसमें आपको बताना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को बताना है, तो इम्पीडेंस बराबर होता है बेटा जेड इक्वल टू होता है आपके पास रूट के अंदर एक्सएल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो इम्पीडेंस का मतलब होता है जेड निकालना है, तो जेड इक्वल टू बेटा रूट के अंदर एक्सएल अभी निकाल के लाए हैं बेटा 400 था, 40 था, तो 40 का स्क्वायर प्लस आर आपको दिया गया है 30 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा बेटा 1600 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 900। ठीक है, अब इसको जब जोड़ोगे बेटा तो ये हो जाएगा ऐड करके 2500। तो इसको जब आप रूट से बाहर लाएंगे तो ये आ जाएगा बेटा 50। कितना आ जाएगा बेटा 50। तो यहाँ से जो आपका बेटा इम्पीडेंस है वो आपका आ गया 50 की। इम्पीडेंस कितना आ गया बेटा 50 आ गया। इम्पीडेंस कितना आ गया 50 आ गया। चलते हैं बेटा अगले में। थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि आप भैया बता दीजिए पीक वैल्यू ऑफ करंट। आप क्या बता दीजिए बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट को आपको बताना है। थर्ड में आपको क्या बताना है बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट को बताना है कि इसकी पीक वैल्यू ऑफ करंट की कितनी होगी, इस बात को बताना है। तो चलते हैं बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट की, पीक वैल्यू ऑफ करंट की, तो पीक वैल्यू ऑफ करंट को बेटा आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई नॉट इक्वल टू होता है बी नॉट बाई जेड। कितना होता है बेटा बी नॉट बाई जेड। और जेड अभी हमने निकाला है कि जेड हमारे पास 50 था, जेड कितना है बेटा 50। तो आई नॉट बराबर मैंने रख दिया 50, यहाँ बी नॉट रखना है। तो वी बराबर आपको इक्वेशन दी गई है 10 साइन 400 टी। तो याद रखना वी बराबर होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो वी नॉट बराबर आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। तो आई नॉट बराबर आ गया 1/5, जिसको आई नॉट बराबर जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.2 एम्पियर। तो आपकी जो पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी, जो आपके पास क्या होगी बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट होगी, वो आपके पास कितनी हो जाएगी बेटा, वो होगी आपके पास 0.2 एम्पियर। कितनी होगी बेटा 0.2 एम्पियर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा 0.2 एम्पियर हो जाएगी। अब देखिए लास्ट में आपसे क्या पूछा, इसका फोर्थ पार्ट आपसे कह रहा है कि आप हमको इसका फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में आपको क्या बताना है बेटा फेज डिफरेंस बताना है। वोल्टेज और करंट के बीच में आपको क्या बताना है बेटा फेज डिफरेंस बताना है। क्या बताना है बेटा फेज डिफरेंस बताना है। तो देखिए इसको आप लोग होमवर्क के लिए ले लीजिए बेटा। इसको आपको होमवर्क में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा फेज डिफरेंस का। इसका आंसर आपको होमवर्क में बताना है मुझको। किसमें बताना है बेटा होमवर्क में बताना है कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस आपको बताना है मुझको। ठीक बेटा अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बेटा हाउ विल करंट अ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर क्लेरिफाई विथ सुटेबल डायग्राम। आपको बताना है कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है उसको अमीटर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, उसको डायग्राम की हेल्प से आपको बताना है। तो देखिए बेटा इसके लिए मैं आपको बताता हूं कैसे क्या करना है। देखिए वी नो दैट एन आमीटर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। हम ये जानते हैं कि जो आमीटर है उसका रेजिस्टेंस जो है बेटा वेरी लो होता है। दस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू एन अमीटर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को किसमें बेटा अमीटर में। अ वेरी लो सर्ट रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, और उसमें एक वेरी लो सर्ट रेजिस्टेंस लगा देते हैं किसमें बेटा पैरेलल में। किसमें लगा देते हैं बेटा पैरेलल में लगा देते हैं टू गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हम लोग उसमें एक सर्ट रेजिस्टेंस लगा देते हैं सो डैट द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम वेरी स्मॉल। जो सर्ट रेजिस्टेंस लगाने के बाद जो होता है ओवरऑल सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है वेरी लो हो जाता है। तो जिसके कारण वेरी स्मॉल दस द गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अमीटर। जिसके बाद वो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो किसमें बदल जाता है बेटा अमीटर में बदल जाता है बाई एडिंग द लो सर्ट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल
पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। तो अगर आपको किसी भी गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है अमीटर में, किस में कन्वर्ट करना है बेटा? अमीटर में। तो आप कुछ नहीं करिए, एक स्मॉल वैल्यू का शट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल लगा दीजिए। जैसे देखिए, इसको देखिए, ये आपके पास आई करंट आ रही है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, और यहाँ पे मैंने शट रेजिस्टेंस लगा दिया। गैल्वेनोमीटर और शट रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे कैसे हैं बेटा? पैरेलल है। तो इसका मतलब ये जो आपका पूरा डायग्राम बन गया, ये जो पूरा आपके पास क्या बन गया बेटा? डायग्राम बन गया। ध्यान देखिएगा, ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका अमीटर हो गया। ये आप क्या हो गया बेटा? अमीटर हो गया। ये आपके लिए क्या हो गया बेटा? अब ये आपके पास अमीटर हो गया। ये क्या हो गया आपके पास बेटा? अमीटर हो गया। ये आपके पास क्या हो गया? अमीटर हो गया। तो अगर किसी गैल्वेनोमीटर को आपको अमीटर में चेंज करना है तो आपको वहां पे कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल क्या करना है बेटा? उस जो गैल्वेनोमीटर है उसमें एक शट रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर देना है। किसमें ऐड कर देना है बेटा? पैरेलल में। और वहां से वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा उससे जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल हो जाता है, वेरी लो हो जाता है, जिसके कारण वो आपका गैल्वेनोमीटर किसकी तरह बिहेव करने लगता है? अमीटर की तरह बिहेव करने लगता है बेटा। ये हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपके पास बोला गया है हाउ विल वी कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर, क्लेरिफाई विद सुटेबल डायग्राम। हाउ विल कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, क्लेरिफाई विद सुटेबल डायग्राम। आपको बताया, पूछा जा रहा है बेटा कि हम लोग गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसको आपको समझाना है, और उसके लिए एक सुटेबल डायग्राम भी आपको बनाना है। इस बात को आपको समझाना है, और दूसरा इसको क्या करना है बेटा? एक सुटेबल डायग्राम भी आपको बना के देना है। तो देखिए इसका आंसर कैसे क्या है। द गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वोल्ट मीटर बाय कनेक्टेड अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करिए, गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए सीरीज में। गैल्वेनोमीटर में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ दीजिए सीरीज में विथ द वैल्यू ऑफ आर टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। मान लिया उसको हमने आर वैल्यू के साथ कनेक्ट किया है सीरीज में। विथ द गैल्वेनोमीटर डिपेंड ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी मेजर्ड IG, मतलब करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज द करंट फॉर विच द गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन एंड बी द गैल्वेनोमीटर अक्रॉस AB। तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है किसमें बेटा? वोल्ट मीटर में। तो एक आपको हाई वैल्यू का हाई रेजिस्टेंस को ऐड कर देना है गैल्वेनोमीटर में सीरीज के कमरे में बेटा। किसमें? सीरीज में। जैसे देखिए V बराबर होता है IG ब्रैकेट अंडर गैल्वेनोमीटर प्लस वो जो हमने आउटर सर्किट लगाया था ना हाई रेजिस्टेंस वाला, वो वाला रेजिस्टेंस हो गया। अब यहाँ से IG को इधर ले जाएंगे तो V बाई IG बराबर G बाई R हो गया बेटा। तो R बराबर हो गया VIG माइनस का G। अब देखिए इसका डायग्राम कैसे क्या होगा। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। अब इस गैल्वेनोमीटर को हमको वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें मैंने एक हाई रेजिस्टेंस आर को बेटा सीरीज में जोड़ दिया। किसमें जोड़ दिया? सीरीज में। तो अब ये जो पूरा कम्युनिकेशन हो गया रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर की, किसमें चला गया बेटा? वोल्ट मीटर में चला गया। किसमें चला गया? वोल्ट मीटर में चला गया। तो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन वहां आता है तो आपको इतना आंसर लिख देना है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे बेटा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ही आसान क्वेश्चन है बेटा। अब वो कह रहा है 1200 जूल ऑफ वर्क इज डन बाई अ सेल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल जो है वो 1200 जूल का वर्क करता है फॉर द फ्लो ऑफ 2 एम्पियर करंट। और करंट जो उसमें फ्लो होती है बेटा वो कितनी होती है? 2 एम्पियर की करंट उसमें फ्लो हो रही है। उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा? 2 एम्पियर की हो रही है अप टू 5 मिनट। और कितने मिनट के लिए बेटा? 5 मिनट के लिए कन्वर्ट उसमें क्या हो रही है बेटा? फ्लो हो रही है। तो आपसे पूछा गया कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो आपको बता देना है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल बताना है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल बताना है। तो देखिए बेटा ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको देखते हैं सही से इसमें क्या कैसे है। अब आपको बोला गया है बेटा कि एक आपके पास वो है जिसमें आपका उसने वर्क के विषय में बताया गया है कि आपका, एक मिनट रुकना बेटा। ओके हाँ, 1200 जूल वर्क कर रहा है। तो वर्क इन सेल W
इक्वल टू दिया गया है 1200 जूल। फिर आपको बोला गया है करंट फ्लो इन द सेल, तो करंट जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आई बराबर दिया गया बेटा 2 एम्पियर। टाइम की बात की जाए बेटा तो टाइम हमको दिया गया है t इक्वल टू 5 मिनट, जिसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5 इंटू 60 सेकेंड, तो आ जाएगा बेटा 300 सेकेंड। कितना आ जाएगा बेटा 300 सेकेंड आ जाएगा, 300 सेकेंड। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैलकुलेट करना है। तो वी नो डेट वर्क डन इक्वल टू होता है बेटा वी आई टी। कितना होता है बेटा वी आई टी, तो वर्क का मतलब डब्ल्यू वी आई टी बेटा। तो डब्ल्यू आपको दिया गया है 1200 जूल, वी आपको फाइंड करना है जिसको हम एम एफ हाफ सेल बोलते हैं बेटा, आई आपको दिया है 2 और टाइम हो गया बेटा 600। तो यहाँ हो जाएगा 1200 इक्वल टू वी इंटू बेटा 600। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1200 डिवाइड बाई 600, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा बेटा 2 वोल्ट। तो जो ईएमएफ होगा आपके सेल का वो कितना होगा 2 वोल्ट होगा। ईएमएफ ऑफ सेल कितना हो जाएगा बेटा 2 वोल्ट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि 1200 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ सेल इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर द फ्लो ऑफ 2 एम्पियर ऑफ करंट अप टू 5 मिनट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल का कैलकुलेट करना, जो मैंने बता दिया कितना होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन एसी सर्किट, आपको एसी सर्किट दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड 2 डायग्राम दिए गए हैं, ठीक बेटा। हाँ ये 2 डायग्राम हैं। बोला गया है व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ करंट, आपको बताना है व्हाट शुड बी द इफेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट का इफेक्ट बताना है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज। जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों अल्टरनेटिंग वोल्टेज में क्या करना है बेटा इंक्रीज करना है। आपको फ्रीक्वेंसी दोनों में अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया तो आपको बताना है कि उसमें इफेक्ट क्या होगा करंट की वैल्यू में। किसकी वैल्यू में बेटा करंट की वैल्यू में इफेक्ट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए जिसमें बेटा इंडक्टेंस लगा है, जिसमें क्या लगा है बेटा इंडक्टेंस, अगर इसमें आपने बोल्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, क्या करते हैं बेटा चेंज करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, तो याद रखना इंडक्टेंस वाले सर्किट में जो आपका करंट होता है बेटा, क्या होता है बेटा करंट, वो आपका इंक्रीज कर जाएगा, बिल इंक्रीजेस, वो क्या हो जाएगा बेटा बिल डिक्रीजेस, सॉरी वो डिक्रीज कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा बेटा डिक्रीज कर जाएगा। तो फर्स्ट डायग्राम के लिए जो आपके पास, अगर आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को, किसको बेटा फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया बेटा इंक्रीज कर दिया, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया, तो उसका जो करंट है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। और सेकंड वाले डायग्राम में रेजिस्टेंस लगा है, तो रेजिस्टेंस वाले केस में आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज करिए, उसका जो आपका करंट होता है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, तो करंट रिमेन्स अनचेंज रहेगा बेटा। क्या रहेगा बेटा अनचेंज रहेगा, रिमेंड क्या रहेगा बेटा अनचेंज रहेगा। तो ये आपके हो गया इसका आंसर। तो इसमें आपको सर्किट डायग्राम था, इसमें आपको इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टी पर ये सवाल था। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है एक मिनट बेटा। हाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है व्हाट विल बी द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस। आपको पहले पूछा गया है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होती है। When speed of light is increased by 2 times of its present value, तो आपको बोला गया what would be binding energy of a nucleus when speed of light increased by 2 times। अगर हमने speed of light को 2 times increase कर दिया तो आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी बेटा वो क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए let the mass deflected of nucleus be delta m and speed of light initially bc। मान लिया कि जो आपके पास मास डिफ्लेक्स है न्यूक्लियस का वो है डेल्टा एम, मास डिफ्लेक्शन कितना है बेटा डेल्टा एम है, एंड स्पीड ऑफ लाइट कितने सी है। तो यहाँ से अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस लिखता हूँ बेटा, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जिसको ईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपके पास हो जाएगा डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा बेटा।
अगर मैं यहाँ से देखूं तो जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के। तो गिवन है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको डबल कर देना है, तो सी को 2c में चेंज कर देंगे। तो हमने जो माना कि जो बाइंडिंग एनर्जी वो चेंज हो गई ईबी डैश में, तो ईबी डैश डिवाइड बाई ईबी इक्वल होगा 2c² बाई c²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ से आ जाएगा ईबी डैश इक्वल टू ईबी डैश डिवाइड बाई ईबी इक्वल टू 4c² बाई c², c² से c² कट जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4। तो यहाँ से जो आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी न्यू होगी जब आप स्पीड ऑफ लाइट को कितना कर देंगे डबल, तो वो हो जाएगी इनिशियल की 4 टाइम्स हो जाएगी। इनिशियल की कितनी हो जाएगी बेटा 4 टाइम्स हो जाएगी। 10 बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीजेस बाई 4 टाइम्स। तो ये आपके टॉप 10 वो क्वेश्चन है जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से करिए। अगर इसमें से अभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो आपको मुझको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को लिख देना है, मैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।